क्योंकि वो यूट्यूब जब खोलता है ना बच्चा, तो कहीं से कहीं निकल जाता है और फिर वो वीडियोस आते हैं उस पे कि जिससे उनकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हो रही होती है जो लवातत की तरफ भी ले जाती है, जो बद अखलाकियात की तरफ ले जाती है। तो अब आप इतने साल पढ़ने के बावजूद भी अगर आप फैजान सुन्नत से दर्स नहीं दे सकते तो आपकी सारी पढ़ाई, आपके वालिदैन के पैसे डूब गए। फोन स्क्रीन थोड़ा कम करे। हजरत ने तो कहा है कि इस्तेमाल करना चाहिए मगर सही तरीके से, नेमत के तौर पे, न कि अजाब हो जाए, वही चीज़ हमारे लिए। कि भाई इस्लामिक तालीम बेंच और डेस्क पर बैठकर हासिल करना ममनू नहीं है, तो फिर क्यों इतना एम्फोसिस किया जाता है कि नीचे ही बैठकर पढ़ाई होगी। तो ये दीनी पढ़ाई में ये सारे रेस्ट्रिक्शन डाल के आपने एक्चुअली लोगों को दूर कर दिया। अच्छे घर के लोग अगर दारुल में पढ़ते हो जाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको डोनेशन ज्यादा देंगे और उलमा की सैलरी डायरेक्टली बढ़ेगी। मतलब बच्चों को खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, खाना अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। ये दावत इस्लामी का हमेशा से एक फोकस रहा है। पहले 111 फ्रेंचाइजीज करनी इंडिया में, फर्स्ट टारगेट, और सेकंड गोल है अबाउ 1000। आप हजारों केजी रोज को जब निचोड़ते हो तब जाकर कुछ ml उसका आर्क निकलता है। हाउ कैन आई से कि मैं नेचुरल दे रहा हूँ। कोई कहता है कि इट्स कॉस्टली, तो हम लोग ये सवाल करते हैं कंपेयर्ड टू व्हाट। शार्क टैंक सीजन 2 जब आया तब हमने प्लान किया हम जाते हैं, डिस्कशंस हुआ, मेरी तरफ से हाईएस्ट फ्रिक्शन था कि नहीं जाना है, नजर के बहुत मामला थे, अपने फिगर्स ओपन हो जाएंगे, इतना अर्न कर रहे, इतना इनका टर्नओवर है, हाईएस्ट मेरी तरफ से फ्रिक्शन था। फिर भी मुझे मना लिया भाई ने और वाली साहब ने, कहा चलो थोड़ा अपने देखते हैं कि अगर हो सकता है तो ट्राई करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मौज़ूज़ नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हम इस एपिसोड के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, लेकिन मेहमान का तारुफ़ कराने से पहले आइए हम और आप कुछ दुरूद शरीफ की फ़जीलत के मुतालिक हदीस मुबारक समात फरमाइए। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान आलिशान है कि जो कोई मुझ पर 50 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ महशर में उसके साथ मुसाफ़ा करूँगा। आपको लग रहा होगा 50 मरतबा तो बहुत है, आप गिन रहे कि 50 इतना लंबी तादाद, लेकिन याद रहे आजकल तो 50 रुपये भी बहुत कम लगते हैं हम जब खर्च करते हैं, और 50 मरतबा आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, ये तो हमारे लिए और आसान होना चाहिए। उस ज़ात ने हमें उस वक्त याद किया जब हमारा वजूद भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर मेहरबानियाँ बहुत बेशुमार है, हम गिनना भी चाहें तो हम उसका शुमार नहीं कर पाएंगे। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसानी से 50 मरतबा दुरूद पढ़ने का तरीका मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सुबह जब आप नमाज के लिए उठे, नमाज तो फ़र्ज़ी है, 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ लीजिए तो आपकी ये काउंटिंग भी सही रहेगी। और अल्लाह ने अगर वक्त दिया है, मौका दिया है, तो इससे सादत समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कम से कम 313 की तादाद बना लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको दो जहानों में बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ ख़ास मेहमान इस लिहाज से भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, जदीद बिज़नेस और न्यू एडवेंचर्स के दौर में, जहाँ हम ने सोसाइटी के अंदर दो अलग अलग कैटेगरीज़ कर ली है, एक दीनी कैटेगरी है और एक दुनियावी कैटेगरी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक ऐसे पर्सनालिटी और गेस्ट हमारे साथ है जो इन दोनों का मजमुआ है। दुनियावी तरीके से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, इसी तरह दीनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की अल्हम्दुलिल्लाह इन पर बेशुमार नेमतें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बख्शा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह पहले इनसे सलाम भी करेंगे और आप सब की तरफ से भी इनको सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई हमारे साथ मौजूद है जो आदिल कादरी के भाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टोर एक ब्रांड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं और आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर बताइए कि किस तरह से ये नाम शुरू हुआ, परफ्यूम में आप कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल कादरी ब्रांड की शुरुआत 2018 में हुई, लेकिन ये मेरे भाई के नाम से है, मेरे भाई आदिल कादरी। उन्होंने सोशल मीडिया और ये डिजिटल ई कॉमर्स की जर्नी अपनी 2014 से शुरू कर दी थी, और सबको ये लगता है कि इफ़ आदिल कादरी आज है ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया है, कि अचानक शार्क टैंक में आ गया और बस फेमस हो गया।
ऐसा नहीं है, इसके पीछे 10 से 15 फेल्ड बिजनेसेस है। मेरे फादर की एक जर्नी है, जो सारी मेहनतें थी, जो लर्निंग्स थी, उसको यहाँ पर लगाया, फिर ये नाम बना है। तो आदिल कादरी बेसिकली, आदिल भाई ने SEO शुरू किया था। SEO का कोर्स आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें देखा कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके ब्रांड नेम्स एक्चुअली ओनर के नाम से होते हैं। जैसे आप देख लो, इंडिया में चल रहा है मनीष मल्होत्रा, इसी तरह फॉरेन में चलता है क्रिश्चियन डियोर। वो खुद के नाम भी है और वो ब्रांड भी है, और वो नेम ज़्यादा रिमेंबर होते हैं, वो नेम ज़्यादा याद रहते हैं। मेरे फादर ने 20-25 साल अत्तर की शॉप में काम किया, तो उनका एक्सपीरियंस था और अत्तर से एक दिली लगाव भी था। तो आदिल भाई ने फिर उसमें स्टार्ट किया। फिर मैं भी पढ़ाई, जब मेरी वहाँ से मैं हाफ वे छोड़ के आया तो मैं भी ज्वाइन हो गया बिज़नेस में, और हम लोग ने साथ मिलकर फिर ये ब्रांड को आगे ग्रो किया। बट सारी मेहनतें, सारी हार्डशिप्स ये मेरे फादर और मेरे भाई की है, बिकॉज़ वो लोग 2014 से वो लोग ने स्ट्रगल किया ताकि घर भी चलें और मेरी स्टडीज़ भी साथ में हो। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपने सुना कि काफ़ी स्ट्रगल, तकरीबन 15 साल स्ट्रगल इन लोगों ने किया और फिर उसके बाद ये तैयार हुआ। तो आप स्ट्रगल के मुताबिक, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल किसी को भी जॉब नहीं करना, हर किसी का ख्वाब होता है और ये होना भी चाहिए इस्लामी तरीके से, लेकिन आप क्या कहते हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, गिरते हैं, उनको कैसे आप संभालेंगे? एक वो बॉस जो पहले जॉब करके आया होता है और एक बॉस जो सीधा आकर कुर्सी पर बैठा होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि जो डायरेक्ट आकर कुर्सी पर बैठा होता है ना, उसको प्रॉब्लम्स पता ही नहीं कि मेरे नीचे वाले जो है, मेरे मातहत है, मेरे एम्प्लॉयज़ है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो लोग क्या डे टू डे देख रहे हैं। अगर बॉस को प्रॉब्लम्स पता नहीं होगी तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा और एम्प्लॉयज़ कभी राज़ी नहीं हो पाएंगे। नहीं, जॉब करना भी एक ऐब नहीं है। आप देखिए इस्लामी तरीके से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजातुल कुबरा का माल लेकर आप तशरीफ़ ले गए थे तिजारत के लिए, तो ये भी हमें बताता है कि किसी और का भी माल बेचना एक सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये किया है। तो हमें हौसला रखना चाहिए इसके मुतालिक, और जितना हो सके ईमानदारी से भी करना चाहिए। आजकल जॉब तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है, नज़र रखनी पड़ती है, लेकिन आपका एतमाद और इस इखलास के साथ जॉब करें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें बरकत देगा और अल्लाह एक दिन ऐसा लाएगा कि आपके मातहत भी लोग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं लास्ट 4 ईयर्स से कंपनी में हूँ, 2020 में आ गया था। तब से लेकर आज तक एक जॉब के ताल्लुक़ से एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमें ये लगता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअल हमें ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम ये पता चली कि लोग अनएम्प्लॉयेबल है, यानी वो लायक ही नहीं है कि उनको काम पे रखा जाए। आज हम लोग स्किलफुल लोग ढूंढ रहे लेकिन हमको नहीं मिलते। हम लोग ने वैकेंसीज ओपन रखी है, हम लोग उस पर ऐड करते कि भाई हमारी कंपनी में वैकेंसी है, अच्छे पोजीशन पे जगह खाली है, बट नहीं, वो पोजीशन फिल करने के लिए जो क्वालिटी के लोग चाहिए वो है ही नहीं। एक बड़ा वर्कफोर्स ग्रेजुएट होने के बाद भी वो वोकेशनल स्किल्स ही नहीं ला पा रहा कि वो जॉब को कर सके। हमें चाहिए कि एक डिपार्टमेंट मैनेज करना है किसी को, MBA करने के बाद डिपार्टमेंट मैनेज करना नहीं आता, वो वर्थलेस है। मतलब जितना फोकस आज ये बुक्स की पढ़ाई पे किया जा रहा है कि भाई क्लास में बैठो, रट्टा मारो, पास हो जाओ, नहीं होता उससे। फिज़िकल जो मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, जो वोकेशनल एक्सपीरियंस होता है, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि हम लोग हायर करते हैं, फिर हम देखते CV पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, जो CV होती है उस पर कि भाई यहाँ से BCom किया, यहाँ से MBA, इतने अच्छे मार्क्स आए। सामने बंदा आके बैठा है, उसको एक्सेल शीट सही से नहीं आता, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे मैनेज नहीं होता, बस डिग्री नाम की होती है। फिर वो कहते हैं सर मुझे कोई के अंडर में रख दो, मुझे चल जाएगा बस। अनएम्प्लॉयबल लोग ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है। अगर मैं पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने आपके बच्चे को पढ़ाया है तो स्किल पे भी थोड़ा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करना है। दुनिया में क्या चल रहा है वो स्किल्स दोगे, वो ज़्यादा मैटर करेगा। आज कई कंपनीज़ में छोटे छोटे काम होते हैं जिनके लिए बंदे बड़े पैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल है कि जो एक एजुकेटेड के पास भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन का ही ले लो, इलेक्ट्रिशियन में क्या नॉलेज होता है, अब घर पे जो स्विचेस वगैरह लगाना आता है, लेकिन वो हाईएस्ट कमाता है, एक MBA से ज़्यादा कमाता है वो बंदा। एक प्लम्बर होता है, वो MBA से ज़्यादा कमा रहा है इंडिया में। वो डिमांडेड जॉब है लेकिन किसी को करना नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रोना है, लेकिन जहाँ जहाँ पर जॉब अवेलेबिलिटी है वहाँ हम जाना नहीं चाहते। स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी वहाँ पर कहता रहता हूँ लोगों को कि
कुछ भी आप बन जाए, कोई भी डिग्री हो, मगर कम से कम आपको बल्ब बदलना आना चाहिए, क्योंकि आधी रात को तो कोई आपके घर आके बल्ब नहीं बदलेगा, टैप टूट जाएगा तो फिक्स नहीं करेगा। तो कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैटरी में क्या फॉल्ट है, गाड़ी में 2-4 चीज़ें सीखे, टायर कैसे चेंज करना। आधे रास्ते में आप परेशानियाँ उठाओ, जब तक कोई आता है रेस्क्यू करने तब तक बहुत मामलात हो जाते हैं, और हमारा तो ताल्लुक़ ही उस मुल्क से है। तो लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि साइड में कुछ स्किल्स सीखे, इन्होंने जैसे कहा वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको काम आएगा इंशाल्लाह। और जैसे इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि अल्लाह अकबर, एम्प्लॉयमेंट नहीं है बल्कि अनएम्प्लॉयमेबल लोग हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम है, इसको हमें और आप पर एक तवज्जो दे, और साथ ही साथ जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं जॉब करें जल्द से जल्द। प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करें, बेशक बुकिश नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी फोकस होना चाहिए। बुकिश नॉलेज को हम डाउनग्रेड नहीं करते कि भाई दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, वरना आपका बुकिश नॉलेज बेकार है। हाँ सही है, जैसे थियरी और प्रैक्टिकल है। हमारे यहाँ पर भी अभी जो हमारा मदरसा है वहाँ पर अक्सरियत जो है वो अभी दाखिल इस्लाम हुआ है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन अभी मुसलमान नहीं हुए। अब उनको हम कहते हैं हज पढ़ो, हज क्या होता है उनको नहीं पता, तो उनको फिर प्रैक्टिकली हम बाकायदा एहराम पहनाते हैं और इस तरह, तो उनको एक नई चीज़ लगती है। तो हो सके तो आप भी अपने घरों में जितना ज़्यादा हो अपने बच्चों को फोकस दिलाए। आजकल जो हो रहा है, वालिदैन क्या कर रहे हैं, अपने खाना बना रहे, बच्चा रोया, बस चुप कराने के लिए फ़ोन है, बच्चे को बाहर खेलने नहीं जाने देना, फ़ोन है, बच्चे को ये हो रहा है कि फ़ोन दे दो, बच्चा सो नहीं रहा, फ़ोन दे दो, बच्चा खा नहीं रहा, फ़ोन दे दो। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हमारा जहन किधर जा रहा है? अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो वो तो बहुत जल्दी एडिक्ट होते हैं फ़ोन को। हमारे घर के बच्चे भी, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना दूर रखें जी। अगर कुछ दिखाना है तो हम टीवी पर ऑन करके दूर से बिठा के गुलाम रसूल, कनीज़ फातिमा और फिर नात शरीफ, हाफिज़ ताहिर कादरी, ज़ोहेब अशरफ़ी, महमूदुल हसन, अभी वो चल रहा है ना, अभी वो रोल चल हो रहा रहा है सब। तो बस बच्चे ये देखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारा जो चाइल्डहुड जिस तरह से गया है, हम लोग भी छोटे थे, वालिदैन ने वीडियो गेम्स ला कर दी थी, लेकिन हम लोग जब देखते हैं ना कि किसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा है, वीडियो गेम का या सोशल मीडिया और फ़ोन का, तो फ़ोन का नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीडियो गेम। हम लोग ने पूरा बचपन वीडियो गेम्स खेली है, वो कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, हमने कंप्यूटर पे खेला है। जो पहली वीडियो गेम आई थी 8 बिट 16 बिट प्लेस्टेशन 1 PS2, आज भी मेरे पास PS4 है जी। इट्स बेटर देन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, क्योंकि वो यूट्यूब जब खोलता है ना बच्चा तो कहीं से कहीं निकल जाता है, और फिर वो वीडियोस आते हैं उस पर कि जिससे उनकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हो रही होती है जो लवातत की तरफ भी ले जाती है, जो बद अखलाकियात की तरफ ले जाती है। तो मेरे घर पर भी मेरी एक ही ताकीद रहती है कि अगर आपको बच्चों को दिखाना भी है यूट्यूब पे, डाउनलोड कर लो जो जो दिखाना है और नेट बंद करके दो, और हो सके तो टीवी पर ही दिखाओ। वाह, बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने कि क्योंकि नेट बंद करके दो। निगरान शुरा की एक बात है कि जो जिस तरफ फ्लो चल रहा है ना, आप उसके अपोजिट नहीं तैर सकते। आप ये कहो कि बच्चे को बिल्कुल फ़ोन ना दो, बिल्कुल टीवी ना दो, इम्पॉसिबल है। ये दौर में इट्स इम्पॉसिबल कि आप बच्चे को इन चीज़ों से रोक लो, बागी हो जाएगा बच्चा और कुछ नहीं होगा। अल्लाह, सही फरमाया। और आजकल के जो बच्चे होते हैं उनका जहन फ़ोन की तरफ जाएगा, माइल होगा। इसकी वजह ये भी है क्योंकि अब जो दौर आ रहा है, जदीद दौर है। अब हमारे यहाँ तो बुक्स वगैरह बंद हो गई है, कुछ जो हाई फाई प्रोफाइल स्कूल होती है वहाँ पर टैबलेट लेके जाते हैं, होमवर्क भी उसी में होता है, सब कुछ। तो ये है कि नेट बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा मशवरा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वो आती है, उसको स्क्रीन लॉक कर देते, वो एड्स ख़रीद लेते हैं, तो उससे जो स्कूल में यूज़ होता है, पता नहीं यहाँ पर होता है कि नहीं, वहाँ पर ये होता है कि वो एड ब्लॉक हो जाती है जो कोई भी इनअप्रोप्रिएट होता है बच्चों के लिए। और जैसे हम इसी पर मौजू आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। तो एड ब्लॉक होती है, लेकिन इन्होंने यूट्यूब किड्स से अप्रूवल लिया है वो वीडियोस का, जिसमें ये बद अखलाकी फैलाई जा रही है। बच्चा यूट्यूब किड्स खोलेगा तो वो वीडियोस दिखने ही है उसको, बच्चों के कार्टून के नाम पर वो चीज़ें आ रही है। अल्लाह अकबर, इतना सॉलिड काम हो रहा है। हाँ,
अल्लाह रहम करे। हमारे स्कूल में तो ये होता है हजरत कि वो पूरा बंद कर देते, हाँ। उसमें ये कुछ नहीं आता, क्योंकि हम यूट्यूब से नहीं होता, वो डायरेक्ट हाँ। कंपनी है गैर मुल्क की, हाँ। वहाँ से ये करते हैं। ब्लॉकेज होता है वो जी, तो वो बाकायदा स्कूल के ही रिलेटेड चीज़ होगी, बाकी दूसरा कुछ भी सर्च कर ले। लेकिन अल्लाह रहम करे, हम सब दुआ करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने वाली नस्लों को पाक साफ रखे और अहले सुन्नत पर साबित कदमी अता फरमाए। अच्छा, अगर आप बताएं कि ये सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, आप बताइए अब दीनी तरीके से अगर एक ग्रोइंग कैसे स्कॉलर्स बनाएंगे हम और सोशल मीडिया के दौर में? दीनी तरीके से अगर सोशल मीडिया ग्रो करना है, जी, मैं मेरी जर्नी भी बताता हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो शायद उससे इंस्पिरेशन बेशक। कुछ ले सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फाइनल है 100% सबको ऐसा ही करना चाहिए, उससे बेटर भी हो सकता है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वही सोच के मैंने शुरू किया था। जब मैंने बयान करना शुरू किया था साउथ अफ्रीका से पहले, दावत इस्लामी के इज्तिमा में बयान करता था, तब ऐसी हालत थी कि मैं किताब से नज़र उठा भी नहीं सकता था। अल्लाह। तो फिर धीरे 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 कॉन्फिडेंस आया। सो जब एक कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंचा कि हाँ अब मैं पब्लिक को देखकर बोल सकता हूँ, तो मैंने सोचा ये चीज़ों को मैं सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाल सकता। अल्लाह ने मुझे फ़ोन दिया है, ये भी एक नेमत है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब बयान होता तो पोडियम पे ही फ़ोन ऐसे सुला के रखता, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होता, और जब बयान होता उससे क्लिप निकलती, 1-2 क्लिप बयान में डाल दी। इस तरह से मैं इस्लामिक बयान को वीडियोस की सूरत में मैंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। स्टार्टिंग इस तरह से हुआ, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि पहले ये भी खौफ रहता है कि भाई मस्जिद वाले क्या कहेंगे, उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो मस्जिद में वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहा है। लेकिन फिर जब ये बिज़नेस वगैरह में आया तो पता चला कि भाई किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता। आय हाय है, बहुत बड़ी बात कर दी। किसी का ओपिनियन अब मैटर नहीं करता। अब मैं आज ऐसा टाइम है कि जहाँ बयान करने जाता हूँ मेरे साथ मेरा कैमरा होता है, साथ में मेरा दोस्त होता है वो जो कैमरा में मेरा बयान रिकॉर्ड करता है। बिकॉज़ अगर अल्लाह ताला ने मुझे कैमरा जैसी एक नेमत अता फरमाई है जो आज के दौर में यूज़ करो, उस पर मैंने इतना लाखों खर्च किया, मेरे फ़ोन पे लाखों खर्च किया है, फिर भी मैं अगर उसको यूटिलाइज़ ना करूँ तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। और यही यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में मैं एक और चीज़ मेरे एम्प्लॉयज़ को भी कहता हूँ और बहुत लोगों को कहता हूँ कि भाई आपके वालिदैन ने क्लास आप किंडरगार्टन से लेके आपको 12th तक पढ़ाया और फिर आपको ग्रेजुएशन भी करा। इतने साल आपने कोई किताब पढ़ी, कुछ पढ़ा, तो अब आप इतने साल पढ़ने के बावजूद भी अगर आप फैज़ान सुन्नत से दर्स नहीं दे सकते तो आपकी सारी पढ़ाई, आपके वालिदैन के पैसे डूब गए। हाय हाय है, बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात। अगर 15 साल आपने स्कूल पढ़ी है, एजुकेशन तालीम हासिल की, लेकिन आप फैज़ान सुन्नत का एक पेज नहीं पढ़ के सुना सकते तो आपकी तालीम बेकार है अल्लाह। और ये वेस्ट ऑफ योर पेरेंट्स मनी हुआ। अगर आप चाहते हो कि आपके वालिदैन ने आपके पीछे लाखों खर्च किए और वो एजुकेशन जो दुनियावी भले था, लेकिन उसका भी अजर उनको अगर आप चाहते हो कि मिले तो आप एक दर्स दे दो, उसका अजर उनको पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात कर दी। अभी मैं बैरून मुल्क था और वहाँ पर एक एडवोकेट से मुलाकात हुई। आप यकीन करें उसने मुझे हैरान कर दिया, उसके बैंक बैलेंस और सब कुछ देखा। वो मुझे कहता है कि मैंने अपने बेटे को बोला जो चाहिए वो दे दूंगा, सिर्फ कमरे के बाहर आ जा। अल्लाह। आजकल यही हाल हो गया है, बच्चों को हमने तालीम नहीं दी। जैसे आपने कहा ग्रेजुएट तक बना दिया, लेकिन हमें एक लम्हा भी हमारे पास नहीं है कि हम एक इस्लामिक बुक खोल के देख लें। आजकल तो कुरान भी कब खोलते हैं हम? रमज़ान शरीफ में, कुछ लोग फातिहा खानी में, ईजा और इस तरह। तो ये सब चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए, रियलिटी की तरफ आए और फ़ोन स्क्रीन थोड़ा कम करें। हज़रत ने तो कहा है कि इस्तेमाल करना चाहिए मगर सही तरीके से, नेमत के तौर पे, न कि अजाब हो जाए, वही चीज़ हमारे लिए। बहुत बड़ी बात आपने कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ तो ये जो मेरी जर्नी जो बता रहा था कि उस तरह से वीडियो शुरू हुआ, फिर हमने सीधा कैमरे पे जम नहीं किया। आज लोग सोशल मीडिया जर्नी पे, दीनी हो या नॉर्मल फील्ड के हो, वो लोग ये सोचते हैं मेरे पास अच्छा कैमरा आएगा तब मैं कंटेंट बनाना शुरू करूँगा, तब मैं वीडियोस डालूँगा, मेरे पास अच्छा मोबाइल होगा, रोड का माइक होगा, तब मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने और आदिल भाई ने, दोनों ने हमारी जर्नी, आप देखो हमारे पुराने वीडियोस बिल्कुल सिंपल फ़ोन के फ्रंट कैमरा में थे, फिर धीरे से बैक कैमरा पे आए, नॉर्मल माइक लगा हुआ होता था, तब जाकर आज हम इक्विपमेंट्स लेकर बैठे हैं। सुभान अल्लाह।
वो जर्नी आपको तय करनी है। आप ये कहो कि मुझे सीधा एक स्टूडियो में बिठा दो और मेरे सामने बड़ा कैमरा रख दो, नहीं होता। आप वो कैमरा के सामने बोल ही नहीं पाओगे। एक जर्नी है पूरी, आपको तय करनी है। तो हमने वो जर्नी देखी। फिर मेरे स्टाफ में तब 2-3 लोग हो गए थे, उनको मैंने कहा कि भाई मेरे बयानात होते हैं, आपको रिकॉर्ड करना है। मेरे पास स्टैंड भी है मोबाइल का और मेरा मोबाइल भी अच्छा है, बस आपको रिकॉर्ड करना है। तो वो स्टार्ट हुआ। फिर वो क्लिप्स डालना शुरू किया, लोगों में धीरे धीरे मकबूल होने लगे। फिर DSLR की तरफ आए कि अब मेरे पास DSLR भी अच्छा वाला, तो उसमें अब रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए हमें, आप अभी अपनी जर्नी बता रहे हैं, तो कहाँ से शुरू हुई पढ़ाई, तालीम वगैरह सब किधर से है? स्कूल से शुरू करते हैं? स्कूल मैंने अपने लोकल एरिया में ही पढ़ी और एवरेज स्टूडेंट था। 10th स्टैंडर्ड में 80% आए थे, 12th में 75, BCom में 60, ग्रेजुअली कम होते गए। फिर ये हुआ कि मेरे पीर साहब के शहज़ादे सैयद शफ़ी, हम लोग बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो उनको 12th करने के बाद जाहिर सी बात है सज्जादा नशीन थे, तो उनको तो पढ़ाई करने जाना ही था। मैंने पीर साहब से कहा कि मुझे भी इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जो दुनियावी तालीम हासिल करनी थी कर ली, अब आलिम कोर्स की तरफ जाना है जी। ये भी दावत इस्लामी ने जहन दिया था कि भाई आलिम बनना एक बहुत बड़ी फजीलत की बात है जी। मैं सोचा कि पीर साहब के शहज़ादे उनके साथ जाऊं, तो सेट हो गया सब। और मैं 2018 में साउथ अफ्रीका आया, दारुल उलूम प्रिटोरिया में एडमिशन लिया सैयद साहब के साथ, और 1 साल मुसलसल पढ़ाई की वहाँ पर। फिर वैकेशन हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर से आया, लेकिन फिर कुछ जमा नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था, या वेदर कंडीशंस, फिर बीमारियाँ कुछ थी, उसकी वजह से मैं वहाँ पर मतलब ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया। तो उस वजह से मैं फिर से इंडिया आ गया और पार्ट टाइम आलिम और पार्ट टाइम फिर बिज़नेस में ज्वाइन हो गया। लिटिल थोड़ा वक्त बिज़नेस को देता था। इंडिया आकर भी मैंने दारुल उलूम सीधा वहाँ से आया, माह रमज़ान आया, फिर रमज़ान के बाद जामियातुल मदीना में एडमिशन ले लिया। जामियातुल मदीना अहमदाबाद में मैंने एडमिशन लिया था और मैं यहाँ 1 से 1.5 महीना मैंने पढ़ाई की। लेकिन एक तल्ख हकीकत है जर्नी की कि जब मैं जामियातुल मदीना आया तो यहाँ पर पढ़ाई का सिलसिला ये था कि ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ाई करनी है, सिर्फ़ एक चादर बिछी होगी पतली सी, उस पर बैठना है, दिन के 10-10 घंटे उस पर बैठना है। और फिर सोना भी है तो आपका गद्दा हो तो ठीक, वरना चद्दर बिछा के वहीं पर सो जाना है। मस्जिद के अंदर ही पहले पूरा जामियातुल मदीना था और बुज़ुर्गों का तरीका है, एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि आफ्टर 1.5 मंथ मुझे बैक प्रॉब्लम शुरू हो गया। मुझे नीज़ में प्रॉब्लम शुरू हुआ और बैक में इतना सीवियर प्रॉब्लम कि आज तक मुझे वो प्रॉब्लम है। मेरे साथ ये इश्यू है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। फिर दूसरे दारुल उलूम में जो हमारे करीब था, मैं अप डाउन करता था, वहाँ पढ़ाई की। लेकिन फिर वही कि नीचे बैठना दुश्वार है। डॉक्टर ने यहाँ तक मना कर दिया कि नमाज के लिए भी आपको अब रुकू सुजूद करने की भी वो ताकत नहीं है, वरना आपको और बिगड़ेगा। तो पूरा कोविड का अरसा मैंने कुर्सी पर नमाज़ पढ़ के बिताया। तो ये एक दौर था। लेकिन ये तल्ख हकीकत क्या है इसमें कि हमारे हजरात जो बुज़ुर्ग है, जो बड़े आलिम हैं, वो अभी भी वही चीज़ें पकड़ के बैठे हैं कि भाई बच्चे को तालीम हासिल करनी है तो ज़मीन पर बैठेगा तभी उसको इल्म आएगा, और वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठकर पढ़ाई करेगा तभी उसको इल्म मिलेगा, वरना इल्म नहीं मिलेगा। अगर शरीयत में किसी चीज़ को मना नहीं किया गया कि भाई इस्लामिक तालीम बेंच और डेस्क पर बैठकर हासिल करना ममनू नहीं है, तो फिर क्यों इतना एम्फसिस किया जाता है कि नीचे ही बैठकर पढ़ाई होगी? ये एम्फसिस की वजह से आपको वो बच्चे तो मिल जाएंगे कि जिनके घर पे खाना पीना नहीं और वो खाने पीने के लिए दारुल उलूम में आ रहे हैं, लेकिन एक वेल टू डू फैमिली वाला आपके पास नहीं आएगा पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आज हम दुनिया में है, दुनियावी लिहाज से हर चीज़ कंपेयर होती है। तो बंदा दिखता है कि मैंने स्कूल की, वहाँ पर मैं डेस्क पर बैठता था, वहाँ पर अच्छी सी बेंचेस भी थी, पढ़ाया। 1 बजे मैं अपने घर पे फारिग हो गया, मुझे मोबाइल यूज़ करना है, गेम यूज़ करनी है, मुझे दुनियावी तालीम में कोई रुकावट नहीं है। मैं कॉलेज गया, हॉस्टल में रुकता था, अलग से हॉस्टल था। कॉलेज में भी जो लेक्चर से सीट पर मुझे बेंच पर बैठना है, उसके बाद मैं मोबाइल यूज़ करूँ, कोई इशू नहीं। तो ये दीनी पढ़ाई में ये सारे रेस्ट्रिक्शन डाल के आपने एक्चुअली लोगों को दूर कर दिया। तो आप क्या कहते हैं, क्या नई चीज़ें? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको चाहते हो कि अच्छे घर के बच्चे दारुल उलूम में पढ़े, चेयर टेबल दो, एयर कंडीशनिंग वाला रूम दो, मोबाइल यूज़ करने की परमिशन हो आफ्टर क्लासेस, जैसा नॉर्मल कॉलेजेस में होता है। आप
बंदा क्यों प्रेफर करे कि वो इस्लामिक नॉलेज हासिल करने के लिए दारुल में है? वो ये कहेगा कि मैं कॉलेज जाता हूँ, स्टडीज़ के बाद मैं रूम में जाता हूँ, मुझे फ़ोन यूज़ करने की भी परमिशन है और ख़त्म करने के बाद मुझे अच्छी सैलरी भी मिल रही है, तो व्हाट इज़ योर इंसेंटिव? जब बंदा कंपेयर करने को आता है वो कहता है मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही है ना, फिर मुझे इतनी इनकम मिलने वाली है, तो मुझे कोई तो रीज़न दो आने के लिए। तो उलमा की भी सैलरी वगैरह बढ़नी चाहिए ना, ऑब्वियसली तब जाके लोग आएंगे। अच्छे घर के लोग अगर दारुल में पढ़ते हो जाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको डोनेशन ज़्यादा देंगे हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और उलमा की सैलरी डायरेक्टली बढ़ेगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बुज़ुर्ग है जिन्होंने कहा मैं उनकी बात को सराखों पर रखता हूँ, मैंने रिवायतें पढ़ी है, बुज़ुर्गों के कॉल पढ़े कि नीचे बैठ के इल्म हासिल करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है और अर्ली मॉर्निंग, सब अपनी जगह सही है, लेकिन आज का दौर भी तो देखना है ना। जी, दौर के हिसाब से हर चीज़ चेंज हुई तो इस चीज़ में चेंज क्यों नहीं हो सकता? आप अगर ये कहते हो कि ज़मीन पर बैठने से इल्म दिन हासिल होता है, तो कई बयानात तो हमने देखे जिसमें चेयर्स लगी होती है, चेयर्स लगवाते ही क्यों? वो भी इल्म दिन की मजलिस है। आप अगर ये कहते हो कि इल्म दिन तो सुबह में ही अच्छे से हासिल होता है, कि सुबह के वक्त जो पढ़ा वही याद रहता है, तो फिर आप लोग मजलिस रात को क्यों करते हो? आपके बयान रात को लेट को क्यों होता है? आप भी पब्लिक को सुबह में बुलाओ। हाय हाय हाय। अगर वो अवाम इल्म दिन हासिल करने वाली है तो ये बच्चे भी इल्म दिन हासिल करने वाले, इन पर थोड़ा रहम करेंगे ना तो अच्छा आलिम निकलेंगे। अल्लाह, तो हमारा स्टैंडर्ड्स वगैरह चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात बच्चों पर रहम होना चाहिए इदारों में। इंशाल्लाह, ये बहुत आपने सॉलिड बात कही, अच्छी बात कही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई मुझे गलत भी साबित कर दे तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि भाई मैं गलत हूँ, लेकिन ये है कि मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अगर सब कुछ चेंजेस हो रहा है, अगर जामे अज़हर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में बेंचेस आ सकती है, तो हमारा निज़ाम इंडिया पाकिस्तान के दारुल का निज़ाम क्यों चेंज नहीं हो रहा है? अच्छे घर वालों को अकोमोडेट करने के लिए हमने किया ही क्या है? अल्लाह, प्रॉपर एक अच्छे घर वाले हैं, चलो आप अकोमोडेट करने के लिए उनको एसी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, उनको अकोमोडेट करने के लिए आप उनके लिए पार्ट टाइम मदरसास तो इंडिया में शुरू करो कि जिसमें उनको आफ्टर कुरान जो नॉलेज है वो सिखाया जाए, फ़र्ज़ उलूम वगैरह है वो सिखाया जाए। इसमें मैं देखता हूँ कि दावत इस्लामी के सिवाय बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में मैं देखा बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। दारुल के निज़ाम में चेंजेस, में एक और चीज़ मानता हूँ कि निसाब में चेंजेस आने चाहिए। अब वक्त के मुताबिक निसाब को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये होता है कि क्लास 1 में आता है बंदा, जब पहले इब्तिदाई और किताबें होती है उसमें नमाज वगैरह और तजवीद सिखा दी जाती है उर्दू, फिर सीधा क्लास 1 में डाल दिया, उसमें नहव सर्फ शुरू हो जाता है। मैं ये मेंटालिटी रखता हूँ कि क्लास 1 में कुरान शरीफ तर्जुमा होना चाहिए, सीरत होनी चाहिए, फ़िक़्ह होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर क्लास 1 में बच्चे को आ गई ना तो क्लास 1 के बाद वो सीधा इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो सकता है। क्योंकि कई लोग चले जाते हैं क्लास 1 के बाद, ही वो डिमोटिवेट होकर, क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखता ना, फ़ाला का रिजल्ट पता नहीं चलता, वो क्लास 5 पे जाके या क्लास 3 पे पता चलता है। क्लास 1 का रिजल्ट उसको फ़ौरन दिखेगा कि मैंने कुरान शरीफ का तर्जुमा भी मैं खुद करने लगा, मैं सीरत भी मैंने पढ़ ली, और फिर ये फ़िक़्ह में ये मसाइल है, बहार शरीयत का भी इतना अच्छा, फ़र्ज़ उलूम का भी मैंने मुताला कर लिया। 1 साल में बंदा कैपेबल इनफ हो जाता है कि वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। और आप क्या कहते हैं, नया सिलेबस के साथ सेक्युलर भी आना चाहिए? सेक्युलर तो आ गया, वो कहने की ज़रूरत नहीं, वो क्या कहते हैं, तौअन करहन बिल्कुल अपने मर्ज़ी से या ज़बरदस्ती आना ही है। मैंने बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जब दारुल बना रहे तो कोशिश भी करें, आजकल तो खाने के स्टैंडर्ड लेवल भी चेंज होंगे इंशाल्लाह। खाने के स्टैंडर्ड्स भी दावत इस्लामी ने टॉप नॉच किए। मैं जब जामिअतुल मदीना में था तो खाने का ऑडिट होता था, अल्लाह, और टेस्ट होता था कि अगर टेस्ट सही नहीं है तो जो खाना बनाने वाला है उसकी खैर नहीं है। मतलब बच्चों को खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, खाना अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। ये दावत इस्लामी का हमेशा से एक फ़ोकस रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात भी कही है और कईयों को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये आपका ओपिनियन है इसके अंदर। अच्छा, एक दूसरी बात करते हैं आपने जैसे कहा कि आदिल भाई आपके टुवर्ड्स द एंड हमारे, आदिल भाई आपके बड़े भाई हैं, उन्होंने मेहनत की, कभी ऐसा हुआ कि आदिल भाई ने आपको डांटा हो? हम लोग वीक में 3-4 बार झगड़ते। अच्छा, बावाज़ बुलंद मतलब ऑफिस में
पता चलता है लोगों के अंदर ऑफिस में झगड़ा चल रहा है। आए हाय। और मतलब हमारे फादर के साथ भी हम लोग फ्रैंक रहते हैं एकदम, जब आर्ग्यूमेंट्स हो रही है टू एंड फ्रो तो फादर भी उसमें शामिल होते हैं। जी हाँ, लेकिन डिफरेंट ऑफ ओपिनियन different हर of- किस्से के होते हैं ना जी। तो ये ब्रांड आदिल कादरी जैसे है, ये लोगो है, ये कैसे बना? ये अरबी में लिखा है या क्या है इसमें हजरत, बताइए कुछ। ये कुफिक फॉन्ट कहते हैं इसको, कुफिक फॉन्ट स्टाइल में लिखा है। और ये मैंने इजिप्ट से बनवाया था। जब कंपनी का स्टार्टिंग का टाइम था, हम लोग एक अरबिक लोगो ढूंढ रहे थे, जी जी तो मैंने बोला, आदिल भाई से बोला कि लोगो का मैं देख लेता हूँ, मैं जी, कुछ जी। कैलीग्राफर्स को जानता हूँ। तो इंडिया में हमने ट्राई किया, लेकिन वो वही ट्रेडिशनल कैलीग्राफी पे कर रहे थे। मैंने बोला फाइवर पे जाते हैं। जी फाइवर एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जी जिस पर अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप अपलोड कर सकते हो कि आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू और आई कैन मेक अ लोगो फॉर यू इन $5। आप वो गिग डालोगे, मुझे लोगो चाहिए, मैं वहाँ जाकर आपको मैसेज करूँगा, येस आई वांट टू बाय दिस गिग, मेरे को ये लोगो चाहिए, एंड देन यू कैन मेक फॉर मी। तो इजिप्ट से एक बंदे ने मुझे बना के दिया है। सुभान अल्लाह, ये बहुत प्यारा लोगो है। और इसी पर बात करते हुए आपके आउटलेट्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद में है, जहाँ हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो अहमदाबाद में तकरीबन 2 आउटलेट्स दो outlets हैं। अगर कहीं बाहर, गुजरात के बाहर या गुजरात में कहाँ कहाँ आपके आउटलेट्स हैं? हमारी टोटल 17 to 18 आउटलेट्स हैं, मेजॉरिटी इन गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और फिर एक दुबई में है। हमारा टारगेट है कि पहले 111 फ्रेंचाइजीज करनी इंडिया में, फर्स्ट टारगेट, और इंडिया। सेकंड गोल है अबाव 1000, इंशाल्लाह। वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आप खुद फ्रेंचाइज रखते हैं या? अभी मेजॉरिटी फ्रेंचाइजीज है और 4 या 5 ओन स्टोर्स है, लेकिन फ्यूचर टारगेट ये है कि ओन स्टोर्स करने हैं ज़्यादा। उन स्टोर्स में ज़्यादा हुआ है? फ्रेंचाइजिंग मतलब एक मैरिज जैसा हो गया है। जो फ्रेंचाइजी आपसे लेता है ना, उसके एक्सपेक्टेशंस भी हाई होते हैं और वो आपसे जुड़ जाता है। आप कुछ चेंजेस करते हो, फ्रिक्शन पैदा होता है। सो हम लोग सोचते हैं इससे बेटर हम ही कर लें। अगर लोगों के घरों तक रिस्क पहुंचाने की नीयत है तो एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, कितने लोग अभी मातहत है आदिल कादरी के? सिर्फ हमारी कंपनी के मातहत 60 है, और जो फ्रेंचाइजीज है, हर फ्रेंचाइजी पे 2-3 लोग होते हैं, तो वो कुल मिला के 30 के अराउंड होते हैं। तकरीबन 80-90 लोगों को 80-90 रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह आदिल कादरी बैनर के नीचे मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। और- तो ये जो आप बनाते परफ्यूम अत्तर, तो इसको आप क्या करते हैं? इसको मिक्स करते हैं, कैसे बनता है? आप खुद जाके टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, या कहीं से खुशबू सूंघी तो बोले बस बना दो? कैसे होता है ये? लैब्स में बनते हैं मेजॉरिटी परफ्यूम जो होते हैं, जी जो एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज के होते हैं, वो पूरा सिंथेटिक होता है। हमारा भी हम लोग कह के बेचते हैं कि वी डोंट यूज़ एनीथिंग नेचुरल, क्योंकि हमें पता है सिंथेटिक है, झूठ बोल के बिज़नेस करना नहीं है। जी नेचुरल प्रोडक्ट में यह है कि आप हज़ारों केजी रोज़ को जब निचोड़ते हो तब जाकर कुछ ml उसका आर्क निकलता है। हाउ कैन आई से कि मैं नेचुरल दे रहा हूँ? नेचुरल अफोर्ड करने वाले लोग भी नहीं है, और मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि बेच सकूँ। बिल्कुल फैक्ट है। जी ऊद अगर लेने जाते हैं 10 लाख रुपए किलो, 1 kg ऊद की स्टिक आती है, फिर उसको कंप्रेस करके एक देग ऊद की होती है, वो करोड़ों में होती है 1 देग। तो मैं कैसे कह दूं कि भाई मैं नेचुरल बेच रहा हूँ? पॉसिबल ही नहीं है नेचुरल देना, और मैं बेचने लगूँ तो ख़रीदने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही फरमाया। तो ये आप खुशबू लैब में जाके टेस्ट करते हैं, बनवाते लैब हैं में क्या है? स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि हमें ये टाइप की खुशबू चाहिए, जी। उनसे डेवलप करवाते हैं। और इसमें क्या कॉपीराइट होता है? नहीं, फ्रेगरेंसेस में कोई कॉपीराइट नहीं तो है। अभी मैं शनाया बनाऊँ तो? शनाया बनाओ, आज 11 ब्रांड्स है, आपकी 12वीं होगी शनाया। ऐसा 11 ब्रांड तैयार है? हमने शनाया बनाया, फिर 11 लोगों ने कॉपी किया अपने अपने ब्रांड, 11-12 लोगों ने। आप कर लो तो आप 13 नंबर पे आ जाओगे। अरे नहीं, साथ करेंगे क्यों? नहीं, क्योंकि वो आजकल खौफ है यही ही हो रहा नहीं। कॉपीराइट। और देखते हैं हम, वो प्लेयर ने ऐसी टी शर्ट पहनी, ऐसा बैग बनवाया, बनवा लिया जाके। बिकॉज क्या होता है कि परफ्यूमरी में ऐसा है कि वो ब्रांड भी देखते हैं ना, जी कि इतने सारे लोग शनाया दे रहे हैं, लेकिन आदिल कादरी का शनाया फेमस है, सबका शनाया फेमस नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स द रीज़न। और हमने क्वालिटी भी वो टाइप की दी होती है कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। तो यही बात, अफोर्ड पे बात आ गई। कुछ लोग मुझे मिले यहाँ पर भी, तो मैंने कहा आसिम भाई आ रहे हैं, आदिल कादरी के भाई। अच्छा वो आ रहे हैं, उनका अत्तर तो ओवर हीटेड है,
इतनी प्राइस होनी नहीं चाहिए। तो आपके और उनके शनाया में जैसे आपने कहा क्वालिटी का फ़र्क है ना, क्वालिटी का। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरी बात मैंने तो जो कहा, आपने अभी बताया क्वालिटी, मैंने उनको कहा कि भाई नाम भी तो है ना, आप क्या अपना नाम सस्ते में बेचोगे? दो चीज़ है कि मार्केट में जो ऑयल बिकता है वो केजी के रेट से बिकता है, और अत्तर ऑयल, परफ्यूम ऑयल। तो अगर सस्ता करना है ना मुझे, तो मैं उसको हाफ़ डाइल्यूट कर दूंगा। एक केमिकल आता है जो मैं डालूंगा, हाफ़ एंड हाफ़ डाइल्यूट होगा, और वो परफ्यूम सस्ता हो जाएगा। वही स्मेल, अल्लाह, वो स्मेल टिकेगी जी। नहीं, डाइल्यूटेड है। सो डाइल्यूट करके मैं भी चाहूँ तो सस्ता कर सकता हूँ, बट हम लोग प्योर फॉर्म में बेचते हैं उसको। कि कोई कहता है कि इट्स कॉस्टली, तो हम लोग ये सवाल करते हैं कंपेयर टू व्हाट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आपको कोई चीज़ कहता है ना कि भाई ये चीज़ महंगी है, तो हमारा सवाल होता है किस चीज़ के कंपैरिजन में महंगी है, किस चीज़ के कंपैरिजन में। ये बहुत पॉइंट की बात की है। आपको जवाब मिल जाएगा। बेशक मिल गया। किस चीज़ के कंपैरिजन में? भाई हम एक क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी कॉस्टली। जी जी। और हमको जो कहता है कि कॉस्टली है उसको बेचना ही नहीं है, हाँ, क्यों लेना है उसको अच्छा, हर खरीदना जगह है। लोग मिलते हैं ना इस तरह से। अच्छा, आपने बात कर रहे थे शार्क टैंक पर आए थे, तो शार्क टैंक का थोड़ा बिहाइंड द सीन्स बताइए कि आप फैमिली में क्या डिस्कशन हुआ, कंपनी में आप लोग तो डायरेक्टर्स हैं। शार्क टैंक सीज़न 1 आ गया तब पता चला कि शार्क टैंक जैसा कुछ है। शार्क टैंक सीज़न 2 जब आया तब हमने प्लान किया कि हम जाते। डिस्कशंस हुआ, मेरी तरफ से हाईएस्ट फ्रिक्शन था कि नहीं जाना है, नज़र के बहुत मामला थे, अपने फिगर्स ओपन हो जाएंगे कि भाई इतना अर्न कर रहे, इतना इनका टर्नओवर है। मैं बोला नज़र के बहुत मामला था, हाईएस्ट मेरी तरफ से फ्रिक्शन था। फिर भी मुझे मना लिया भाई ने और वाली साहब ने, कहा चलो थोड़ा अपने देखते हैं कि अगर हो सकता है तो ट्राई करते हैं। फॉर्म 1 फिल कर लिया। फिर अकाउंटिंग्स वो मांगते सेकंड फॉर्म में कि आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा दो। तो उस वक्त हमारा अकाउंट इतना स्टेबल नहीं था, मतलब हम लोग बिज़नेस कर रहे थे लेकिन हमारे बैंक में क्या अकाउंटिंग चल रहा है वो हमें पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल ये महीने हमने बिज़नेस किया, हमें पता ही नहीं हमने कितना प्रॉफिट किया है, बिकॉज टिल डेट हम लोगों ने प्रॉफिट के लिए बिज़नेस किया ही नहीं आज तक। हम लोग हमारी सैलरी के ऊपर कुछ प्रॉफिट नहीं लेते, मतलब कंपनी जितना भी ग्रो कर रही है हमारी एक फ़िक्स सैलरी है, हमारे जेब में उतना ही आता है। कंपनी अगर बड़ा प्रॉफिट कर रही है तो वो पूरा कंपनी में वापस री इन्वेस्ट होगा टू एक्सपांड। ये बिज़नेस का एक मेंटालिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ बिज़नेस में क्या होता है, छोटी दुकान खोली, आज 2000 का मुनाफा किया तो 1000 रुपया सीधा खर्च कर डालेंगे। प्लान होना चाहिए कि भाई ये महीने में कितना भी प्रॉफिट हो मुझे इतना ही स्पेंड करना है। ये अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आती तो बंदा बर्बाद हो जाता है बिज़नेस, इसमें बहुत सारे ब्रेक होते हैं। तो हम लोग का भी यही है। शार्क टैंक 2 के टाइम पे फिर हमने ये फाइनेंशियल सही नहीं देखे, हमने फिर उस बात पे एग्री किया। अब हमने डिसाइड किया कि शार्क टैंक 3 में जाना है। फिर से फ्रिक्शन आया हमारे बीच में कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो एक हमारे आदिल भाई के मेंटोर है, उन्होंने सजेशन किया कि भाई जाओ मत लो इन्वेस्टमेंट, तुमको इन्वेस्टमेंट लेने कौन कहता है, वहाँ पर जाओ। वो एक जो आपका 20 मिनट्स का एपिसोड है ना, इट्स वर्थ मिलियंस, बिकॉज प्राइम टाइम टीवी शो पे अगर आपको आपका ब्रांड का ऐड करवाना है तो 1 मिनट का कुछ 2-3 करोड़ रुपया होता है, 2-3 CR। तो वो लोग आपको फ्री में 10 to 20 मिनट्स दे रहे, तो आपका कितना CR का मार्केटिंग बजट हुआ। उन्होंने हमको ये समझा और बात समझ में आई कि हाँ गुड टू गो है, जाना चाहिए। फॉर्म 1 भरा, सीधा सिलेक्ट हो गया फॉर्म 1। फॉर्म 1 पूरे इंडिया भर से 1.5 लाख लोग भरते हैं। 1.5 लाख, हाँ। बहुत बड़ी तादाद है ये तो। फिर फॉर्म 2 पे आता है। फॉर्म 2 में फाइनेंशियल्स देने होते हैं, बैलेंस शीट वगैरह पूरा देना होता है, वो हमने दिया, वो राउंड भी हमने क्लियर कर लिया। फिर जब स्टेप 3 आया, थर्ड राउंड आया, उसमें उन्होंने हमें एक होटल पे बुलाया। और कैसा ये शार्क टैंक का इंटरव्यू होता है जी। तो ये एक मॉकअप इंटरव्यू जैसा उनकी डायरेक्टर टीम ने लिया। पहले सिर्फ आदिल भाई अंदर रूम में थे, प्रोडक्ट्स हमने रखे और उनका इंटरव्यू चला। अब नॉर्मली हम लोग वहाँ गए, हम लोग देख रहे किसी का इंटरव्यू चल रहा है, 10 मिनट में उसको बाहर निकाल देते हैं, और वो आधा घंटा उनकी मैक्स लिमिट है। आदिल भाई का चल रहा है, आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे सामने बैठने वाले। पूरी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग थी, स्टोरी आपने देखी भी होगी पूरी शार्क टैंक पे, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग थी, तो उनको इतना पसंद आया। अब जो बाहर बैठे थे ना वो लोग के, वो बोले कि अगर 30 मिनट से ऊपर गया ना, मतलब इसको पसंद आ गया है और आपका कंफर्म होने वाला है। हम लोग रिटर्न आ गए। फिर एक दिन ईमेल आता है कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर शार्क टैंक, ये डेट को आपको ऑडिशन के लिए आना है, आप पिच डेक रेडी करो आपका और पिच डेक हमसे अप्रूवल करवा लो।
तो शार्क टैंक का ओनली स्क्रिप्टेड पार्ट होता है पिच डेक। शार्क टैंक में आपको जब आप जाकर खड़े रहते हो वहाँ पर आपको 2 मिनट कंटिन्यू बोलना होता है। वो 2 मिनट में आपको कोई नहीं रोकता, वो आपका याद किया होता स्क्रिप्टेड होता है कि भाई मेरी कंपनी ये है, मैंने ये विजन से कंपनी बनाया और मुझे इतना रेस करना है। फिर जो Q&A शुरू होते हैं ना, वो रॉ होते हैं। हमें भी पता नहीं होता वो क्या सवाल करने वाला है, कहीं से भी कुछ भी सवाल करते हैं। हमने क्या किया था शार्क टैंक की तैयारी में, शार्क टैंक 1, शार्क टैंक सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स हमने देखे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं सब नोट डाउन किया। हाँ हाँ ये सवाल करते हैं, हम रेडी करके जाएंगे। वो लोग ने 2-3 ऐसे सवाल कर दिए कि मतलब किसी से नहीं पूछे थे। तो वो लोग भी बैठे हैं ना भाई, अगर वो लोग वो सीट पे बैठे हैं ना तो एक रिस्पेक्टेबल सीट है, दे नो हाउ टू डू बिजनेस, सब जाके वहाँ बैठे हैं। हम उनसे ओवर स्मार्ट नहीं बन सकते। अच्छा, तो आदिल कादरी जब गए हाँ उस शो के अंदर, जैसे आप कह रहे तैयारी आपने कराई और गए, एक डायलॉग उन्होंने बोला था कि इस फील्ड का गुंडा मैं हूँ या अत्तर का कुछ, ये किसने दिया ये डायलॉग? हम लोग ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे जो रिटेल्स मैनेजर है और मेरे कज़िन भी है, वो उनका पहले फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ था, वो थोड़ा डायलॉग वगैरह जानते हैं। तो पिच डेक भी हम लोग सब मिल के साथ में रेडी कर रहे थे और प्रिपरेशन साथ में हो रही थी। बोले ये डायलॉग तू ट्राई कर, अगर चला गया तो बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह से डायलॉग आया, पंच लाइन हो गई, पंच लाइन हो गई है। फिर माशाल्लाह उन्होंने कुछ रील भी बनाई थी कि अब वो अब स्कूल उनके बच्चे जाते हैं कंटेंट मार्केटिंग है वो। जी, मेरे अल्लाह खुश रखे। तो शार्क टैंक में जब आप गए तो आप लोग क्या बाहर इंतज़ार कर रहे थे या क्या था, बैठे थे वहाँ? क्या आप लोग भी डायरेक्टर्स हैं? नहीं, डायरेक्टर्स मतलब ये होता है कंपनी पार्टनर्स और जो कंपनी को चलाते हैं। अब शार्क टैंक पे ये था कि हमें पूछा गया कि कौन कौन आ रहा है जी, तो हमारे पास ऑप्शन था, अगर मैं चाहता तो मैं भी वहाँ खड़ा होता, लेकिन मुझे मेरे पीर साहब के भाई है जो दुबई में है, और मतलब दुबई हम जाते हैं तो उन्हीं के साथ हमारा उठना बैठना होता है। उन्होंने स्टार्टिंग में एक बात समझाई थी कि कोई भी घर में एक फेस होता है, एक लीडर होता है, 2 लीडर नहीं होता है। तो भी हमेशा याद रखना, तुम्हारे घर में ये लीडर है, यही आगे रहेगा जी। और अगर ये निज़ाम नहीं चलाया तो घर में झगड़े हो गए और बिज़नेस में भी झगड़े हो गए। तब से हम लोग ने तय किया है कि हमारे ब्रांड का फेस यही है। वाह वाह, बहुत बड़ी हम लोग पीछे रहेंगे और एक्सेप्ट करना है ये, सुभान अल्लाह। वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये ऐसा रूल इज़्ज़त कहीं पे भी लगा ले, हर चीज़ में, फैमिली मैटर कहीं पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात। वो कहते हैं कि हमारे जो पीर साहब है हाशमी पीर बापू, हमारी फैमिली में वो आ गया है, हम में से कोई उनसे आगे नहीं बढ़ता। जी, वो जो कह दे वो फाइनल होता है। तो बिज़नेस में भी ये है, ये कह दे वो फाइनल है। अच्छा, क्योंकि उनका बनाया बिजनेस है, नाम भी उनका है। जी। अभी आप देखिए, आपने नाम लिया हाशमी बापू, उससे मुझे याद आया, जहाँ कहीं अक्सर जो स्टोर्स आदिल कादरी के नाम से खुले, एक बुजुर्ग शख्सियत है जो आकर दुआ करते हैं, क्या वो आपके वालिद साहब हैं? मतलब जो ताज वाज पहन के आते हैं, जी जी, वो क्या वो मेरे पीर साहब है। अच्छा, आपके पीर है जी। तो आपके वालिद किधर होते हैं? वालिद भी साथ में ही होते हैं, उन्होंने आदिल कादरी की टी शर्ट पहनी होती है। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात की। देखिए, आप वालिद साहब को भी साथ रखते हैं, स्पिरिचुअल लीडर को भी साथ रखते हैं, फिर जाके आगे काम होता है। मेरे वालिद साहब एट द एज ऑफ 50 सुपर एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उन्होंने अभी तक क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, डेली मॉर्निंग क्रिकेट खेलने जाता है, सुभान अल्लाह। सालों से वो अभी तक एक्टिव है। रिसेंटली हमने राजकोट में डील्स फाइनल करनी थी स्टोर की, तो वो खुद गए दुकानें देखने, सुभान अल्लाह। डीलिंग्स वगैरह के लिए। ही इज़ वेरी एक्टिव। अच्छा, माशाल्लाह। हम कहते हैं रेस्ट कर लो, हम कहते हैं थोड़ा अब आप रेस्ट करो, क्या कहते हैं वो? हम लोग संभाल लेंगे। बोले चलता ही नहीं है, जमता ही नहीं है रेस्ट करके। माशाल्लाह, ये देखिए आप, वालिदैन की खिदमत करने से इंसान आगे बढ़ता है और ख़ुद रिस्क में इजाफा चाहिए। आला हज़रत ने फतवा रज़िया में भी लिखी है ये हदीस शरीफ कि आप वालिदैन के लिए दुआ करें, और ये एक तरीका है, जिस दिन हम वालिदैन के लिए दुआ करना बंद कर देते हैं उस दिन से हमारा रिस्क मुनक़ते होना शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। और हम अभी इख्तिताम की तरफ जाते हैं और दुआ गो है अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह कि अल्लाह आपके ब्रांड को, जो आपके मिशन है 101 स्टोर्स इंशाअल्लाह गौस पाक के सदक़े में, अल्लाह आपको इसमें बरकत अता फरमाए और फिर इंशाअल्लाह आप 1000 तक भी पहुँचे। थैंक्स अ लॉट जिन हज़रात ने देखा, और हमारी कोशिश रही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को भी शेयर करें और लोगों को ज्वाइन करें, और इंशाअल्लाह आप सब भी एक अपना ब्रांड बनाए खुद, जैसे उन्होंने कहा अपना नाम खुद बनाए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।